क्या स्मोकिंग इतनी घातक हो सकती है कि उससे पेशाब की थैली का कैंसर हो जाए? यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशाब की थैली के कैंसर के क्या लक्षण हैं, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सनी गोयल है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, यूरो ऑन्को सर्जन हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। यह वीडियो मैंने आप सब लोगों के लिए पेशाब की थैली के कैंसर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के ऊपर बनाया है कि वो क्यों होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता चलता है और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पेशाब की थैली का कैंसर कहाँ से होता है। पेशाब की थैली की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। जो उसकी सबसे इनर लेयर होती है उसे हम ट्रांजिशनल यूरोथेलियम कहते हैं। अगर उसके सेल्स बहुत रैपिड रेट पर मल्टीप्लाई करने लगें तो वो एक ट्यूमर का आकार ले सकता है और कैंसर बन सकता है। इसके काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग किसी भी प्रकार से हो, टोबैको आप किसी भी प्रकार से लें, चाहे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, ये सारे फॉर्म्स ऑफ स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि पेशाब की थैली का कैंसर कर सकते हैं। और ऐसा देखा गया है अगर आप टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग को छोड़ दें तो 10 साल के बाद ये रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। इसके और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, पेंट इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री या फिर केमिकल इंडस्ट्री। अगर आप उसमें सावधानी नहीं बरतेंगे और बहुत क्रॉनिकली आप उन केमिकल से एक्सपोज होते रहेंगे तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है पेशाब की थैली के कैंसर के लिए। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या फिर आपको पेल्विक रीजन में किसी और कैंसर्स के लिए रेडिएशन थेरेपी मिली है तो भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रोन हैं पेशाब की थैली के कैंसर के लिए। और ऐसा आम तौर पर देखा गया है कि ये आदमियों में एज़ कम्पेयर टू लेडीज़ ज़्यादा कॉमन है और 60 साल के बाद काफ़ी कॉमन है। तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग होना। ये ब्लीडिंग कितनी भी मात्रा में हो सकती है। हो सकता है कुछ बूंदों में हो सकता है आपको पेशाब ना आए, सिर्फ खून आए, और जब बहुत ज़्यादा खून आता है तो क्लॉट्स भी बन सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि आपको 2-3 दिन यूरिन में ब्लड आया, फिर आप ठीक हो गए और फिर 6-8 हफ्ते या 10 हफ्ते बाद दोबारा ब्लड आया। तो जानने की ज़रूरत ये है कि अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। आपको आपके यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूरिन में ब्लड नहीं आना चाहिए और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि क्यों आ रहा है ब्लड। हालांकि ब्लड आने के और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि स्टोन्स होना या यूरिन में इन्फेक्शन होना, लेकिन ओल्ड एज में स्पेशली टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग में हमें ज़रूर परामर्श करना चाहिए कि ये कैंसर तो नहीं है। इसके कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं जैसे पेशाब करते वक्त थोड़ा दर्द होना, जलन होना या आपको बार बार यूरिन करने जाना और एकदम से यूरिन लगना। और एडवांस स्टेजेस में जब ये फैलने लगता है तो देखा गया है कि आपको बैक एक भी हो सकता है। तो जब आप एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं इन तकलीफ़ों को लेकर तो सबसे पहले वो कुछ जांचों के माध्यम से पता लगाते हैं कि क्या आपको सच में यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है कि नहीं, जिसमें सबसे पहली जांच होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि आपकी किडनी ठीक है कि नहीं, पेशाब की थैली में ट्यूमर है कि नहीं, कोई स्टोन है कि नहीं या इन्फेक्शन के लक्षण है कि नहीं। अगर उसमें हमें लगता है कि पेशाब की थैली में कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है, तो हम जनरली एक सीटी स्कैन करके उसे कंफर्म करते हैं। सीटी स्कैन एक ऐसी जांच है जो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, साइज़ बताती है और ये भी बताती है कि ट्यूमर सिर्फ पेशाब की थैली में है या बाहर फैल चुका है। और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बायोप्सी। बायोप्सी करनी पड़ती है जो कि सिस्टोस्कोपिक गाइडेड होती है। सिस्टोस्कोपी एक कैमरा होता है जिसे हम पेशाब की थैली में डालते हैं और छोटे छोटे टुकड़े ट्यूमर से निकाल लेते हैं, जिससे कि हम पैथोलॉजी के ज़रिए 100% हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि यस ये कैंसर है कि नहीं, और अगर कैंसर है तो कौन से प्रकार का है और बहुत एग्रेसिवली फैलने वाला है या कुछ धीरे स्पीड वाला है। अगर आपको पता चल जाता है कि आपको कैंसर है तो हम सीटी स्कैन के ज़रिए पहले उसकी स्टेजिंग करते हैं कि या वो पेशाब की थैली के अंदर ही है या और बाकी अंगों में फैल गया है। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में 3 चीज़ें आती हैं। पहला है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को ऑफ़र करते हैं।
सर्जरी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सिस्टोस्कोपी के ज़रिए पूरा ट्यूमर जो हमें ब्लैडर में दिख रहा है उसको निकाल लें और पैथोलॉजिस्ट को भेजें और हम ये पता लगाएं कि पेशाब की थैली की दीवार के में भी कैंसर पेनिट्रेट कर गया है कि नहीं। सरल भाषा में, अगर आपका ट्यूमर लो स्टेज में है और वो पेशाब की थैली के विदिन है तो हम पूरा निकाल कर कुछ ऐसी दवाइयाँ आपको हर हफ्ते लगाते हैं पेशाब की थैली में जिसके उसका रिकरेंस और प्रोग्रेशन कम हो जाए ताकि आपको कैंसर वापस ना आए। लेकिन अगर आपके पेशाब की थैली का कैंसर बाहर फैल गया है तो हमें एक मेजर सर्जरी करनी पड़ती है और पूरे पेशाब की थैली निकालनी पड़ती है और उस रास्ते को बाईपास करना पड़ता है। और एडवांस स्टेजेस में अगर पेशाब की थैली का कैंसर लंग्स में, लीवर में या बोन में चला गया है तो हम आपको रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी का ऑप्शन भी देते हैं और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने का परामर्श देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में या आस पड़ोस में या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है आप अपने यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें।